हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आपका एक बार फिर से डीएन एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। आज हम बिहार पुलिस के लिए स्पेशल सेट्स लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चन का होगा विथ डिस्कशन। जितना जल्दी हो सके अपने ग्रुप में सभी बच्चों को जोड़िए और लगातार जो सेट चलेगा कम से कम 20 से 25 सेट चलेगा विथ डिस्कशन और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आओ देखते हैं पहला प्रश्न इस सेट्स का क्या है। पहला प्रश्न है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडल के संविधान का प्रावधान है। मतलब राज्यों में विधानमंडलों के जो संविधान का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 168 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 168 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मूल बातें कर लिया जाए पॉलिटी के बारे में। मूल बातें ये है कि पहला प्रश्न है ये, अब संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल कितने अनुच्छेद हैं? कि वर्तमान की बात हुई तो वर्तमान में 465 प्लस के आसपास अनुच्छेद है। अब पूछे कि संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल कितने भाग हैं? कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में जो संविधान में भाग हैं वह 22 भाग हैं और उपभाग 3 भाग हैं और इसे मिलाकर कितना हो गया? 25 भाग है। क्लियर? और एक और प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो अनुसूचियों का प्रक्रम है वह है 12। इसी बात को अगर पूछना शुरू कर दिया जाए कि प्रारंभ में अनुच्छेद कितना था जब संविधान बना, तो उस समय था 395। प्रारंभ में भाग कितना था? ये था 22। प्रारंभ में अनुसूचियां कितने थी? तो वह थी 8। बेसिक रहा ये संविधान का बेसिक रहा, आपको बताया गया बेसिक। और इसमें जो है पहला प्रश्न के अंतर्गत जो बताया गया है कि भारत का संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान किया गया है, तो होगा 168। 163 जो होगा मुख्यमंत्री से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान है। 165 जो होगा महाधिवक्ता से संबंधित है। महाधिवक्ता से संबंधित है। ये सब स्टेट के हैं, राज्य के हैं। राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एयर ड्रम की दृश्य परीक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? एयर ड्रम की दृश्य परीक्षा के लिए किया जाता है तो वह होता है ऑटोस्कोप। अब देखो पॉलीग्राफ, इसे क्या पता किया जाता है? पॉलीग्राफ से झूठ का पता किया जाता है। झूठ का पता किया जाता है। झूठ का पता किया जाता है। बाकी जो 2 ऑप्शन है फोनोग्राफ और ऑप्टोमीटर, इससे विशेष कुछ संबंधित नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला है कि सत्यमेव जयते शब्द भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार प्लेट के नीचे लिखा गया है या खुदा हुआ है? निम्नलिखित में से
किसमें से लिया गया है? तो ये है ऋग्वेद, ये है वाल्मीकि रामायण, और ये है भागवत गीता, और ये है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है सत्यमेव जयते, जो प्रतीक चिन्ह है, जो राज्य चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह है, इसे लिया गया कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद में तो बताया गया है कि ऋग्वेद का जो पीरियड है, काल है, यह है 1500 BC से 1000 BC। क्लियर? भगवत गीता, इसके रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास है, और महर्षि वेद व्यास ने ही भगवत गीता का रचना की है। और वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई। क्लियर? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन, ऑक्जीन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड, ये सभी जो है ना, ये सभी पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। ये चार जो दिया है, साइटोकाइनिन, ऑक्जीन और एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन, एक और होता है इसमें, एक और होता है इथाइलिन हार्मोन। ये 5 प्रकार के हार्मोन पौधों में पाए जाते हैं। 5 प्रकार के हार्मोन में आपको मैं बता दूं कि कुछ हार्मोन इसमें वृद्धि वाले हैं, कुछ हार्मोन इसमें पौधे के वृद्धि रोधक है। तब वृद्धि वाले कौन हार्मोन है और वृद्धि रोधक कौन हार्मोन है? क्लियर? आओ देखते हैं पहले वृद्धि वाले हार्मोन कौन कौन है। तो इसमें है ऑक्जीन, साइटोकाइनिन और जो है जिब्रेलिन। ये वृद्धि वाले हार्मोन है, यानी पौधों को वृद्धि विकास के लिए इन 3 हार्मोन की आवश्यकता है। और वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? तो वृद्धि रोधक जो हार्मोन है यह है आपका एब्सिसिक एसिड, या इसे ABA के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ABA के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से है इथाइलिन, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब प्रश्न आता है कि ऑक्जीन का क्या काम है? ऑक्जीन का काम है बौने पौधों को बढ़ा देना, बौने पौधों को बढ़ाने का कार्य ऑक्जीन करता है। दूसरा प्रश्न यह है, और क्या क्या काम है ऑक्जीन का? तो यह छाया क्षेत्रों में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह छाया क्षेत्रों में पाया जाने वाला हार्मोन है। छाया क्षेत्रों में पाया जाने वाला हार्मोन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि छाया क्षेत्र क्या होता है। जैसे सूरजमुखी देखे होंगे आप लोग, सूरजमुखी सुबह देखिएगा ना तो सूर्य के प्रकाश की ओर, दोपहर में देखिएगा ना तो फिर सूर्य के प्रकाश की ओर सूरजमुखी का फूल, और शाम को भी देखिएगा ना तो फिर सूर्य के प्रकाश की ओर, और वहीं जाकर सूरजमुखी का फूल लटक जाता है, फिर सुबह ऐसे घूमकर चला आता है। तो वह रीजन किसका है? ऑक्जीन हार्मोन का है। साइटोकाइनिन यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। जिब्रेलिन लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। एब्सिसिक अम्ल यह पौधे के लिए
ये भी आवश्यक हार्मोन है। एथाइलिन हार्मोन, इसको फ्रूट राइपिंग भी हार्मोन कहा जाता है। फ्रूट राइपिंग यानी फलों को पकाने के लिए इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो यह 5 प्रकार के जो हार्मोन है, हालांकि ऑप्शन में 4 दिया है, ये 5 प्रकार के जो हार्मोन है ये पादप हार्मोन है, जिससे पौधे का क्रिया, विकास, ऊर्जा सब होते रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन, देखो नाम से ही अर्थ स्पष्ट है। साइटो मीन्स होता है कोशिका, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ये अंग्रेजी वाला प्रश्न है, ये अंग्रेजी का प्रश्न है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग्स टू ही सॉ सम गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। तो इसका आंसर जो है इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन 2 सेंटेंस। मतलब 2 सेंटेंस कौन सा है इसमें जो कि समझ जाइए कि करेक्ट है, किसी प्रकार की गलती नहीं है। तो वह सेंटेंस है ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाई ए फूड, ये करेक्ट सेंटेंस है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यानी जो है इडियम्स जो है इसमें से क्लियर कौन सा है और उसका टारगेट आंसर क्या होगा। टू फाइंड ए सॉल्यूशन, टू ब्लेम अदर्स, टू रिग्रेट यूजलेसली, टू शूट स्लोगन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिग्रेट यूजलेसली। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किया जाता है, जो लगभग 150 किलोमीटर की चौड़ाई पर है। अब एक बात बताओ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहले भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के किस दिशा में है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किस समुद्रीय तट पर है। तो किसी समुद्र तट पर नहीं है, यह बंगाल के खाड़ी के अंतर्गत है, बंगाल के खाड़ी के अंतर्गत है। यह भारत का एक प्रकार का यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। अब कह रहा है कि अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग होता है। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होता है। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखो इसमें सुशिक्षित कहा गया है, सर्वाधिक कहा गया है, संकेतिक कहा गया, ऐसे ही ये तीनों गड़बड़ लग रहा है। आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम, ऐसे भी लिखाता है सर्वप्रथम, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, बहुत शानदार प्रश्न है। यह भारत की जो मध्याह्न मानक रेखा है क्या है। देखो आसानी से तो हम कह देंगे कि भारत की मध्याह्न मानक जो रेखा है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यानी 82.5 डिग्री यह पूर्वी देशांतर रेखा है। अब यहाँ 2 प्रश्न समझना है कि 82.5 डिग्री ही पूर्वी देशांतर रेखा क्यों है। दूसरी बात यह है कि IST से GMT कितना समय पीछे है या आगे है। अब प्रश्न आएगा कि सर IST मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, रुको 1 मिनट।
IST का मतलब हुआ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्लियर। GMT का मतलब हुआ ग्रीन मीन विच टाइम, विच टाइम। इसको देखते हैं थोड़ा सा। यह है GMT और IMT के बारे में, GMT और IST के बारे में। यह कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्लियर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो जैसे ये मैप है ना, ये मैप हो गया, ये मैप है। मैप को दो भाग में बांटते हैं, तो यहाँ बोलते हैं इसको इक्वेटर, इक्वेटर बोले तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। खूब ध्यान से देखना, 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं हम लोग साउथ मकर रेखा, मकर रेखा। ये नीचे वाला पार्ट होता है साउथ पोल, ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं, आओ इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि ये कर्क रेखा है, और यही कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरा है। अब देखो ये वाला जो लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और ये वाला जो लाइन है जो हम अभी लगा रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं देशांतर, देशांतर। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं देशांतर, क्लियर। तो ये 0 डिग्री से शुरू होता है, यहां तक पहुंचेगा तो 90 डिग्री हो ना जाएगा जी। यहां तक पहुंचेगा तो एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब 0 डिग्री से शुरू होता है और 82.5 डिग्री तक गया है। 82 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री तक ये गया है। तो 0 डिग्री से शुरू हुआ, 82.5 डिग्री तक गया। तो आपको पता होनी चाहिए कि 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्लियर। 24 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी हो? तो 360/24, ये कितना हो गया? ये 12 दूना 24, 12 3 36, यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री का कोण बनाएगी, क्लियर। जब 1 घंटा में 15 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हुआ। ध्यान देना थोड़ा सा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हुआ। अब है कितना? ये 82.5 डिग्री, तो 82 डिग्री है, तो 82 गुणे 4 कितना हो गया? 4 दूना 8, 8 चौका 32, 328। अब प्लस आधा डिग्री का कितना होगा? आधा मिनट का 2 डिग्री, तो ये हो गया 330 मिनट। तो 330 मिनट का भाग दीजिएगा 60 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 घंटा 30 मिनट। यानी अगर GMT यानी कि ग्रीन मीन टाइम पर 12 बजेगा, तब हमारे यहाँ क्या होगा भाई? 5:30 बजे शाम होगा। यानी यहां जब 12 बजा AM जब PM में शुरू हुआ, तब भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 5.5 घंटा आगे है। इसी को समझा रहे थे हम उस समय से। आओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न के बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्लियर हो गया होगा।
ये क्लियर हो गया होगा आपका कि भारत की मानक समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कितना डिग्री आगे है या कितना डिग्री पीछे है। तो पीछे नहीं है, आगे है, इसलिए कि 0 डिग्री से यहां से आगे जाएगा तो आगे हो जाएगा, और इधर जब जाएगा तो पीछे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 82.5 डिग्री। एक मिनट घबराना नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक बार इसको देख लेना बढ़िया से, क्लियर। अब फिर डाउट अगर हो तो हमें कमेंट करना, फिर एक बार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत क्वेश्चन ऐसे आते रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ। ये मार्ले मिंटो सुधार पहले होता क्या है, पहले समझो। इसमें 2 शब्द हैं, एक है मार्ले और दूसरा है मिंटो। तो मार्ले जो थे ना, उस समय के भारत सचिव थे, क्लियर। और मिंटो जो थे ना, ये वायसराय थे। इनका पूरा नाम था लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो सेकंड। अब कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था 1909 में। ये अधिनियम कहता क्या है कि पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था किया, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली बनाया गया। इस सबसे फेमस है 1909 सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली बनाया गया। मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, समझो इसको। जहां मुस्लिम की संख्या 60% है और हिंदू की संख्या 40% है, तो यहाँ के प्रत्याशी इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम ही होगा। और यहाँ जो संख्या है 60% यदि हिंदू लोग हैं और 40% यदि मुस्लिम लोग हैं, तो यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है और कोई भी इलेक्शन जीत सकता है। यही आपका 1909 का अधिनियम का प्रमुख सारांश है। अब और कुछ ऑप्शन में देखो क्या दिया है। 1923 दिया, 1906 दिया। 1906 में क्या हुआ था? इसमें मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। किसका गठन? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। एक और चीज क्या हुआ था 1906 में? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। किसने किया था स्वराज शब्द का प्रयोग? दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर। अब उसके बाद से 1912 में राजधानी परिवर्तन, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया गया। राजधानी परिवर्तन 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है जीविका बिहार सरकार की है, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जीविका बिहार सरकार की है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये गरीबी उन्मूलन से है। किससे है? गरीबी उन्मूलन से है। और नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। यह टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये अप्रत्यक्ष कर के बाद जब होगा तो इसमें आंसर हो जाएगा पूंजी लाभ कर। एक बार देख लेते हैं, एक बार देखते हैं, रुको, डाउट लग रहा है तो रुकिए थोड़ा सा। ऑप्शन में है पूंजी लाभ कर, उसके बाद से है उत्पाद शुल्क, उसके बाद से है संपत्ति कर, उसके बाद से है संपदा शुल्क। इसमें कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। अब लगभग सारे अप्रत्यक्ष करों को एक करके जीएसटी
एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर बना दिया गया। क्लियर। लागू कब हुआ जीएसटी भारत में? लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला है कि कंदरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कंदरा, कंदरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कंदरा का पर्यायवाची शब्द है वीवर। ठीक है। आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उनका जो अध्ययन था प्रकाश विद्युत प्रभाव था, यानी कि E=mc², जो समीकरण है अल्बर्ट आइंस्टीन का ही है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? सबसे पहले देश में जानो, सबसे अधिक किस देश में जूट का उत्पादन होता है? तो देश में जब बात आएगा तो जूट में 1 नंबर में हो जाएगा बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। राज्य की बात होगा तो राज्य में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बिहार के बात होगा तो बिहार में जिला जो हो जाएगा वो आ जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। क्लियर। ये पटन नहीं पटना है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुई? बहुत डेंजर क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, हो सके कुछ दिन के बाद हो जाए तृतीय विश्व युद्ध। हालांकि ईश्वर न करे कि तृतीय विश्व युद्ध हो, लेकिन में भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आओ देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को। खत्म कब हुआ? 2 सितंबर 1945 को। देखो इसमें 39 है, 1935 है, 1938 है, 1945 है, 1939। शुरुआत की बात बोले तो 1939 और ख़त्म की बात बोले तो 1945। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो प्राप्त किया जाता है कवक से प्राप्त किया जाता है। कवक से प्राप्त किया जाता है। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जाति समानता का प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। साधारण ब्याज की किस दर पर एक राशि 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है? ए ऑप्शन में तो कुछ हो ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 8.1/3%। और नेक्स्ट देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? किस सम्राट के द्वारा बनवाया गया? लायन कैपिटल हो जाएंगे आपका राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक। अब देखो यहाँ अकबर ये था मुगल वंश से। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। संस्थापक माने वास्तविक, रियल। अजातशत्रु ये किस वंश के थे? अजातशत्रु थे बाबू ये हर्यक वंश के। चंद्रगुप्त अगर प्रथम पूछे या द्वितीय पूछे तो ये दोनों हो जाएगा गुप्त वंश से। अगर यहाँ मौर्य दे दे तो मौर्य वंश से। क्लियर। तो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक लाइन कैपिटल किस सम्राट द्वारा लाया गया? अशोक। अशोक का समय जो है टाइम पीरियड 273। अशोक का टाइम पीरियड जो है 273 BC से
232 BC तक था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है। अशोक का अन्य नाम भी है, अशोक का अन्य नाम देव नाम प्रिय है, देव नाम प्रिय है। इसका आंसर हो जाएगा अशोक। आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है 3 पाइप ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 और 30 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि एक ही समय सभी पाइप खुले हों तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.67। मैथ एक बार देख लेना, बना लेना, न समझ में आए तो फिर कमेंट कर देना, सर को बुला के हम बनवा देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में है कि भारत के विदेश नीति का सब कुछ का दायित्व भारत सरकार पर निहित होगा। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 369, ये अलग अलग इसका अलग अलग प्रावधान है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? पटना कहाँ है? पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं। आओ अगला प्रश्न है, भारत का पहला उद्यान मकबरा किसका था? भारत का पहला उद्यान मकबरा किसका था? उद्यान मकबरा हुमायूं का था। किसका था? हुमायूं का था। हुमायूं किस वंश का था? इस सब तो चारों के चारों मुगले वंश का लग रहा है, सब है मुगल वंश का, मुगल वंश का। हुमायूं का टाइम पीरियड कब से कब तक था? हुमायूं के पिता पहले कौन थे? बाबर। बाबर कब से कब तक था? 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर रहा। 1530 में लास्ट दिसंबर में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं का समय कब से कब तक था? तब 1530 से लेकर 1556 तक रहा। हुमायूं के बाद आ जाएगा आपका अकबर। लाइन से सब देख लो। अकबर का समय कब से कब तक रहेगा? तो 1556 से लेकर 1605 तक रहेगा। अकबर के बाद कौन सा आ जाएगा? अकबर के बाद आ जाएंगे जहांगीर। जहांगीर का समय कब से कब तक रहेगा? 1605 से लेकर 1628 तक रहेगा। जहांगीर के बाद आ जाएंगे शाहजहां। शाहजहां का समय कब से कब तक रहेगा? 1628 से लेकर 1658 तक रहेगा। शाहजहां के बाद कौन सा राजा आएंगे भाई? ये आ जाएंगे औरंगजेब। औरंगजेब ये कब से कब तक रहेंगे? 1659 से लेकर 1707 तक रहेंगे। ये मुगल राजाओं का कार्यकाल रहा। अब इसमें पूछता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा है शहादरा में। शहादरा है बाबू लाहौर में। शहादरा है लाहौर में। लाहौर किस नदी किनारे है? रावी नदी के तट पर है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा है आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। क्लियर? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है।
दिल्ली में है। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में है। पहले इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में कुछ दिन के बाद इनके चिन्हित स्थानों को ध्यान में रखते हुए काबुल में इन्हें दफना दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। और नेक्स्ट देखा जाए, अगला है कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के व्यू को देखते हुए कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है, यह है गंगा नदी पर बनाया गया है महात्मा गांधी सेतु पुल। और नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीन पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? अभी बताए थे हम ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के बारे में। वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है ये। क्या करता है ये? वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, से किस कारक का चिन्ह है? से किस कारक का चिन्ह है? तो करण कारक का है। करण कारक का है, कर्ता ने करण से कर्म को, तो इसमें है से किससे है? करण कारक से है। और नेक्स्ट देखते हैं, आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। हर्ट्ज। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल ध्वनि की इकाई है। किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई। वाट किसकी इकाई है? वाट शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई। न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन बल की एसआई यूनिट है। क्लियर हो गया होगा? हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एक और चीज जानो, 6 दिसंबर 1956 को संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर साहब का भी निर्वाण की प्राप्ति हुई। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 7 दिसंबर को बाबू झंडा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है। आगे आओ देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की किस परत में जलती है? किस परत में जलती है अधिकांश उल्काएं? एक बात जानो आप कि सबसे बड़ा चीज है कि उल्का क्या है। ये कहां से आ गया कि भैया जलेगा? उल्का क्या है? इसी में आता है कि उल्का पिंड क्या है। एक और प्रश्न आता है कि सर ये उल्काश में क्या है? ये तीनों बात समझो आज। तो उल्का पिंड अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमती हुई चट्टानें हैं। क्लियर? उल्का पिंड क्या है? तो पहले उस उल्काश में समझते हैं। यह चट्टानें जैसे एंट्री करती है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में तो गैस है। तो वायुमंडल में कौन कौन गैस है? तो वायुमंडल में है आपका N2 है, कितना प्रतिशत हो? 78%। O2 है, कितना हो? 21%। आर्गन कितना है हो? 0.93%। और जलवाष्प भी है, CO2 भी है, अन्य गैसें भी है। ये सारे जब गैसें वायुमंडल में प्रवेश करता है उल्का, तो इसमें आग लग जाती है। क्या होता है? आग लग जाती है। अगर आग लगकर कंप्लीट जल जाए, क्या? अगर आग लगकर उल्का में कंप्लीट वायुमंडल में ही जल जाए तो उसे उल्काश में कहते हैं। आग लगकर वायुमंडल में ही जल जाए, जल जाए
तो वह उल्कास्म कहलाएगा। और न जले उसका अंश यदि पृथ्वी पर पहुंचे तो करवा लूटी पृथ्वी पर पहुंचे तो उसको बोलते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड अवशेष अवशेष अगर पृथ्वी पर पहुंच जाए, पृथ्वी पर पहुंच जाए तो इसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ये पूछा है कि अधिकांश उल्काएं वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो अधिकांश उल्काएं वायुमंडल के मध्य मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में पाई जाती है। अब देख लो, थोड़ा सा इसको एक बार सजा देते हैं। सबसे पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल। क्लियर? इसमें मौसमी परिवर्तन होता है, बादल का निर्माण होता है, चक्रवात आता है। मौसमी परिवर्तन, बादल का बनना, बादल का निर्माण, चक्रवात, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल। वायुयान उड़ाने की दिशा या दशा इसमें उचित रूप से पाई जाती है। समताप मंडल, वायुयान उड़ाया जाता है इसमें। उसके बाद से है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद है तापमंडल या आयन मंडल, और अंतिम में क्या है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल अंतिम में है। इसका अंग्रेजी भी नाम कभी कभी पूछता है, तो अंग्रेजी नाम आप नोट कर लो। पहला का है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा का है स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा का है मीसोस्फेयर। चौथा का है आइनोस्फेयर। और पांचवा का है इग्ज़ोस्फेयर। क्लियर हो गया होगा? इस सब एक बार बढ़िया से प्रॉपर वे में अपने कॉपी में नोट्स बना लो और उसे रिवीजन करके एग्जाम में जाना हिट कर जाओगे। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। यह है कि 27 के पावर 95 और 32 का पावर 38 के इकाई स्थान का अंक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 9। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक का चयन कीजिए। इसमें से कौन जो होगा जैविक घटक होगा? जैसे क्लोरोफिल, पेड़ों के पत्तियों के अंतर्गत पाए जाने वाला, ये क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है भाई? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। यही रंध्रों को खुलने में मदद करता है, खुलने में मदद करता है। और जब खुलेगा नहीं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी कैसे? जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, एक बार बताओ, पौधा विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दूसरा है सूरज का प्रकाश। तीसरा है मृदा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लवक, प्लवक हो जाएगा। और नेक्स्ट देखा जाए। पहला खेल कहाँ आयोजित हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का। या पहला खेल आयोजित जो हुआ था यह भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा के राजधानी है। और नेक्स्ट देखते हैं। दुष्चरित के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? ये हो जाएगा दुचरित। और नेक्स्ट देखते हैं। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना क्या गोपी मोहन देव के द्वारा, भाई बालक सिंह के द्वारा या सैयद अहमद के द्वारा? तो कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा की गई। राधाकांत देव के द्वारा की गई। मानसून में ब्रेक का क्या मतलब होता है? मानसून में
ब्रेक का क्या मतलब होता है? क्या मानसून का अचानक आना, क्या मानसून का देर से आना, क्या मानसून का जल्दी लौट जाना, क्या मानसून के दौरान सूखा पड़ना। तो सबसे पहले जानो कि मानसून है क्या। मानसून क्या है? यह एक प्रकार का अरबी वर्ड है। कौन सा वर्ड है वो? अरबी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दिशाओं में व्युत्क्रमणीयता, यानी कि जैसा एयर पवन हो वैसा ही घूम जाना मानसून कहलाता है। क्लियर? अब है कि मानसून में ब्रेक का क्या मतलब है। तो मानसून में ब्रेक का मतलब है कि रुक जाना। तो मानसून के दौरान सूखा पड़ना। अच्छा, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? जैसे मान लो ये भारत का नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है। सबसे पहले मानसून जो आएगा यह केरल के तट पर आएगा। केरल के तट पर आएगा। ये कब आएगा? 5 से 7 जून को। और लौटती मानसून कहाँ वर्षा कराती है? तो लौटती मानसून जो वर्षा कराती है तमिलनाडु में कराती है। यह तट कौन सा है? कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। तो आने वाले मानसून कहाँ वर्षा कराती है? तो मालाबार तट पर। मालाबार तट पर। और जाते वक्त मानसून कहाँ वर्षा कराती है? तो कोरोमंडल तट पर। इसका आंसर जो हो जाएगा मानसून के दौरान सूखा पड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किसे दोहरे सावधान के साक्ष्य मिले हैं? दोहरे सावधान, ट्विन ब्यूरियल, माने दोहरे सावधान का साक्ष्य मिला है लोथल से। कलिबंगा कहाँ है? कलिबंगा है राजस्थान। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान, सिंध प्रांत। सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत। सुरकोटदा कहाँ है? सिंध प्रांत। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। अब देखो लोथल किस नदी किनारे बसा है? लोथल भोगवा नदी किनारे बसा है। कलिबंगा किस नदी किनारे बसा है? कलिबंगा घग्घर नदी किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा है। सुरकोटदा किस नदी किनारे बसा है? सुरकोटदा भी सिंधु नदी किनारे बसा है। दोहरे सावधान के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 10 संख्याओं का औसत 6 है। प्रत्येक संख्या, यदि प्रत्येक संख्या 13 से गुणा की जाती है तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर हो जाएगा 78। फिर अंग्रेजी आ गया क्या हो? अच्छा चलिए, फिर अंग्रेजी आ गया तो पढ़ के हम बता देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कृष्णास हॉर्स इज ऑफ एंड एक्सलेंट। इसमें भरना है, क्या भराएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रीड। ब्रीड मतलब तो जानकारी जरूर है हमको कि ब्रीड मतलब होता है नस्ल। यानी कृष्णा जो घोड़े का एक एक्सीलेंट रूप है, वह एक प्रकार का नस्ल है। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है? शहरी क्षेत्र में निवास करती है। कम होगा, बहुत कम होगा, लगभग कितना होगा? 9% होगा, 12% होगा, 8% होगा? नहीं, 11.3% होगा। अब बिहार से कुछ जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले का है? सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले का है बिहार का? तो वह जिला हो जाएगा कौन? पटना। न्यूनतम जनसंख्या किस जिले का है? न्यूनतम जनसंख्या तो वह जिला हो जाएगा कौन? शेखपुरा। शेखपुरा हो जाएगा। क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जिले का है? क्षेत्रफल में सर्वाधिक, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक हो जाएगा पश्चिमी चंपारण।
पश्चिमी चंपारण। सबसे कम किसका है? सबसे कम हो जाएगा शिवहर का। किसका? शिवहर का। तो 11.3% जब शहरों में रहते हैं तो बाकी जो बचेगा सो देहात में रहते हैं। नेक्स्ट आओ देखते हैं, उष्मा का विलोम शब्द क्या है? बड़ी हार्ड क्वेश्चन है। उष्मा का माने गर्मी का उल्टा क्या होता है? तो गर्मी का देखो, इसमें क्या प्रकाश होगा, शीतलता होगा, हो सकता है। शांत होगा, नहीं हो सकता है। सौम्य होगा, नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतलता। यानी गर्मी का उल्टा क्या हो जाएगा? ठंडी। चलो ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि हीटर की तार के माध्यम से बहने वाली धारा दुगुनी हो जाए तो उत्पादित होने वाली ऊष्मा कितनी होगी? तो उत्पादित होने वाली ऊष्मा जो होगी 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 या अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ कठोर 3 आयामी संरचना बनाते हुए एक आबंध होते हैं। किसका यह आबंध होते हैं? तो यह आबंध होते हैं हीरा का। किसका होते हैं? यह आबंध होते हैं हीरा का। इधर उधर हट गया गाई। यह आबंध होते हैं हीरा का। किसका होता है? हीरा का होता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, जड़ता किसके समानुपाती होती है? जड़ता किसके समानुपाती होती है? तो जड़ता जो होता है ना, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान का समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? जड़ता द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है? तो यह जीव जो होगा वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है केचुआ। हालांकि खेत के लिए लाभदायक है, खेती के लिए लाभदायक है केचुआ। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन मंगोलिया की राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी कौन है? तो मंगोलिया की राजधानी हो जाएगा उलान बटोर। ताशकंद किसकी राजधानी है? अस्ताना किसकी राजधानी है? तो अस्ताना जो हो जाएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगा आपका। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। किर्गिस्तान की राजधानी हो जाएगा ये बिश्केक। अस्ताना किसका राजधानी है? चलो कोई बात नहीं, ताशकंद हो जाएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी। किर्गिस्तान हो जाएगा आपका, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगा। मैं किला देखने जाऊंगा में रेखांकित शब्द कौन सा पुरुष है? मैं किला देखने जाऊंगा तो भाई उत्तम पुरुष है। पुरुष है तो उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 दोस्त एक ऑनलाइन क्विज खेलते हैं। क्विज जीतने की उनकी संभावना क्रमशः इतना और इतना है। संभावना है कि उनमें से कम एक जीतेगा। इसका डायरेक्ट आंसर है, मार लो, 15/16 होगा। यह पॉसिबिलिटी का प्रश्न है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आओ, निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद में शामिल नहीं है? आयुर्वेद में शामिल नहीं है। विष विज्ञान तो है भाई, विष विज्ञान है, शारीरिक संरचना विज्ञान है, शल्य विज्ञान है, लेकिन मनोविज्ञान इसमें शामिल नहीं है। मनोविज्ञान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। आओ, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा और उनके सिरों के मध्य विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ये बात जान लेना, ये जब ओम का नियम होगा ना, ओम का नियम हमेशा धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा को बताएगा। 2 सिरों पर जो धारा प्रवाहित होती है इसे दर्शाने का काम करता है ओम का नियम। जूल का नियम पता ही होगा। जूल का नियम ऊर्जा से संबंधित है। आवेश का नियम पता ही होगा। विकिरण तापमान से संबंधित है। आवेश भी तापमान से ही संबंधित है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अमीबा और पैरामीशियम किसके सदस्य हैं? अमीबा और पैरामीशियम किसके सदस्य है? तो एक बात जान लेना, अमीबा और पैरामीशियम जो होता है ये प्रोटिस्टा का सदस्य है। ऑर्थोपोडा में एक आध एग्जाम्पल बोलो।
मोलास्का में बोलो, एनिलिडा में बोलो, इसके में हो जाएगा जोंक, मोलास्का में हो जाएगा घेघा, सीपी, ऑर्थोपोडा में हो जाएगा आपका तिलचट्टा, तिलचट्टा, प्रोटिस्टा में मैबिमा और पैरामीशियम हो ही जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि इनमें से किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति है? किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति है? लोकसभा ही स्थगित हो सकता है, राज्यसभा तो स्थगित होगा नहीं। राज्यसभा एक प्रकार का अस्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा में जो टोटल सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा अस्थायी सदन है। और लोकसभा है कि प्रत्येक 5 साल के अंतर्गत या 5 साल के बीच में ही उसे विघटन किया जा सकता है। जब तक बहुमत रहेगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेंगे, बहुमत गिर जाएगा, मंत्रिपरिषद खत्म, प्रधानमंत्री का पद भी खत्म हो जाएगा। इनमें से किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत हो? आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को विघटन कर सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष, पहले बताओ कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ये है ओम बिरला साहब। कौन है? ओम बिरला। कहाँ से एमपी है? कोटा से एमपी है। राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति ही राज्यसभा के हेड होता है और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं। कौन है? डॉक्टर जगदीप धनखड़। हालांकि इनमें डॉक्टर नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताओ अभी जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? करंट पर ध्यान दो थोड़ा, या करंट पढ़ते हुए तो बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश है। इनका नाम है जस्टिस या न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। अब भारत के राष्ट्रपति जानिए रहे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। तो इनमें से किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति के पास। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 7 और 10 से विभाज्य है? 11 और 130 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आप वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा वायु में किसका मापक है? आर्द्रता की मात्रा वायु में नमी की मापक है। किसका मापक है? नमी की मापक है। आगे देखते हैं, पहले इसको देखो, नोट करो, 1 मिनट आते हैं। कुछ समय के लिए रुके थे हम, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की नमी, आर्द्रता की मात्रा वायु में किसकी मापक है? तो नमी की मापक है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोधी शासक ने, लोधी नहीं हो, लोधी थोड़ा सा गलती से टाइप हो गया, लोधी शासक होगा। कौन होगा? लोधी शासक ने भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। तो एक बात जान लो, इसमें आंसर तो हालांकि इसका हो जाएगा सिकंदर लोधी, लेकिन सबसे प्रतापी राजा सिकंदर लोधी ही था। सबसे प्रतापी राजा सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी था। ये किस वंश के थे? लोधी वंश के थे। लोधी वंश की स्थापना किसने किया? तो यह स्थापना बहलोल लोधी ने किया। बहलोल लोधी ने किया। कब किया? कब किया बताओ? कब किया यह स्थापना? तो यह स्थापना किया था 1451 में। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक राजा रहा। उसके बाद दूसरा शासक कौन आया? दूसरा आया सिकंदर लोधी।
कौन आया? सिकंदर लोदी। ये 1489 से लेकर 1517 तक रहा। इसी ने गज सिकंदरी की शुरुआत की। गज सिकंदरी की शुरुआत की और क्या किया? गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। फारसी में कविताएं लिखा करता था। क्लियर? और लास्ट में अंत में आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक हो जाएगा? 1517 से लेकर 1526। ठीक है। इब्राहिम लोदी ही पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, यह युद्ध में मारा गया। अब पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। यह मारा गया और इसके साथी एक और थे, विक्रमजीत, जो ग्वालियर के राजा थे, इनका साथ दे रहे थे। और यहीं से शुरुआत होती है मुगल डायनेस्टी बाबर की। क्लियर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान जो होता है 1 से 11 म्यू होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई वस्तु 36 रुपये में बेची जाती है तो प्रतिशत हानि उसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ से दुगुनी होती है। इसे 36 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 40% हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर मारो मैथ का, इसलिए कि सब बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे जरूरी पकड़ किसका है? जीएस का है। जीएस है 75%। 75% जीएस है। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या क्या है? पहले बताओ कि पहला क्या है? भारत का पहला नागरिक सर्वोच्च सम्मान क्या है? सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। कब से दी जा रही है भारत रत्न? 1954 से। पहली बार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 3 व्यक्तियों को दिया गया। RRR देखे हो? वही 3 व्यक्तियों को दिया गया। इस आर का मतलब हुआ रमन, सीवी रमन। इस आर का मतलब हुआ राधा कृष्णन। इस आर का मतलब हुआ राजगोपालाचारी। इसको हिंदी में लिख लो, राजगोपालाचारी। पहला तो हो गया आपका भारत रत्न। दूसरा अगर पूछेगा तब पद्म विभूषण है। क्या है? पद्म विभूषण है। उसके बाद पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। क्या है? पद्मश्री है। प्रत्येक साल दिया जाता है ये। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था? किस शासनकाल के दौरान भारत आया था? एक बात जानो कि मार्को पोलो था कहाँ के? यह था इटली के। किसके समय में आया था ये? पांड्य साम्राज्य के समय में आया था। बाकी 3 को जो ऑप्शन है, एक है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य या मराठा वंश का गठन किसने किया? संस्थापक कौन था? तो शिवाजी थे ना हो। शिवाजी। ये कब से कब तक रहे? तो 1627 में इनका जन्म हुआ और 1680 तक रहे। 1680 तक रहे। शिवाजी का पहला अभियान जो होगा, पहला अभियान तोरण के किला को जीता। तोरण के
किला को जीता। कब जीता हो? 1646 में। अंतिम अभियान शिवाजी का कौन होगा? अंतिम अभियान कौन होगा? तो जिंजी का किला जीता। जिंजी का किला जीते। क्लियर? पहला अभियान और अंतिम अभियान याद रखना है। मराठा में एक शब्द आता है पेशवा। पेशवा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। एक और प्रश्न पूछता है कि प्रथम पेशवा कौन थे? प्रथम पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। नाम एकदम याद रखना, बालाजी विश्वनाथ। टाइमो पीरियड बता देते हैं, 1713 से लेकर 1720। अंतिम पेशवा कौन थे? अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय के बाद ही 1818 में अंग्रेजों का कंप्लीट रूप से कब्जा पूरे मराठा क्षेत्र पर हो गया। मराठा क्षेत्र पर हो गया। क्लियर? इसको नोट कर लेना एकदम कॉपी में अपने। इसका आंसर जो हो जाएगा पांड्य साम्राज्य हो जाएगा। जय संहिता का मूल नाम क्या है? जय संहिता का मूल नाम जो है महाभारत है। क्या है? महाभारत है। रामायण, पंचतंत्र और भगवत गीता। भगवत गीता को किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। रामायण को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा है। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। आओ नेक्स्ट देखते हैं। किसके द्वारा हवा की आर्द्रता को मापा जाता है? तो हवा की आर्द्रता जहां आ जाए तहां हाइग्रोमीटर हो जाएगा। थर्मामीटर द्वारा क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं। हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? घनत्व मापते हैं। घनत्व मापते हैं, डेंसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आओ नेक्स्ट देखते हैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए कि भुजा के स्क्वायर होता है। यह दिया कितना? 400। ये निकालिएगा तो √400 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 20। परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 20 बराबर 80। मैथ बन गया महाराज। आंसर बी हो जाएगा। मैथ में तो दमे नहीं है इसमें। आओ नेक्स्ट देखते हैं। आने दो, मैथ देखा जाएगा। गैल्वेनिक लोहा के साथ लेपित किया जाता है। तो गैल्वेनिक लोहा के साथ किसे लेपित किया जाता है? एक प्रक्रिया होती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। जस्तीकरण शब्द से ही अर्थ है कि जस्तीकरण यानी जिंक की परत चढ़ा देते हैं लोहे पर जंग न लगने के लिए। तो जिंक की परत चढ़ा देते हैं लोहे पर जंग न लगने के लिए। इसका रासायनिक नाम क्या है? औरम। इसका रासायनिक नाम क्या है? अर्जेंटम। इसका रासायनिक नाम क्या है? कॉपरम। अब जिंक का जो है जेडन। ये भी पूछता है, ये भी एक बार देख लेना। आओ नेक्स्ट देखा जाए। मानव शरीर में फ्लोराइड की कमी से कौन सा बीमारी होता है या क्या डिजीज होती है? पेलाग्रा की बीमारी होता है। ये विटामिन की कमी से होता है। विटामिन की कमी से होता है। दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता जो होता है, आंसर नहीं है ये। दृष्टिहीनता जो होता है ये समझ जाओ कि या तो निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, और नहीं तो दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष होगा।
और भी होता है, दृष्टि वैमनस्य होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। ये कह रहे हैं कि मानव शरीर में फ्लोराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? दंत क्षय होता है। दंत क्षय, दंत क्षय में यदि फ्लोरीन की कमी होने लगे तो दांतों का झरना प्रारंभ हो जाता है। इसका जो पीएच मान होता है 5.5 होता है। अगर इससे कम होने लगे तो दांतों का झरना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखते हैं आप, अगला क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? देखो ये प्रश्न है सौर मंडल से। किससे है? सौर मंडल से। तो एक प्रक्रिया बता देता हूं, उसी पर काम करना, बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी और रिजल्ट हर जगह होगा। ये सूर्य हो गया और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के पास पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो एक बात जानो, सबसे नजदीक सूर्य के सबसे नजदीक बुध है। सबसे दूर कौन है? वरुण है। लेकिन सबसे गर्म की बात होगा तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ये पूछ रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है ना, इधर मंगल है, इधर शुक्र है। आंसर दिया है दोनों, मंगल और शुक्र, लेकिन सबसे निकटतम पूछ रहा है तो शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र होगा। अब देखो इसके बाद जानो, इसमें सबसे अधिक ग्रहों की संख्या किसकी है? शनि की है। शनि की है, कितनी है? 192 के आसपास, सॉरी 146 के आसपास, 146 के आसपास। उसके बाद बृहस्पति ग्रह के ग्रहों की संख्या कितनी है? 92, 92। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 92। बृहस्पति ग्रह के जो मेन उपग्रह है कौन कौन है? यह गैनीमीड है, जो कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फेबोस एवं डिमोस। इसमें जो डिमोस है यह सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौर मंडल का। सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। इसका आंसर जो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? हिंदी आ गया। अब रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट आओ देखते हैं, साधारण ब्याज किस दर से कोई राशि 20 वर्षों में दुगुनी हो जाती है? 20 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 5%। 20 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। नेक्स्ट आओ, प्रकाश वर्ष माप की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तारे के दूरी की इकाई है। क्लियर? एक प्रकाश वर्ष बराबर 946 गुणे 10 के पावर 15 मीटर या 946 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। फिजिक्स वाला सेशन में खूब बढ़िया से सबको बताए हम। क्लियर? एक बार उसको भी रिकॉलिंग करके देख लेना। इसका आंसर जो हो जाएगा तारों की दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, 1 मोल पानी का द्रव्यमान क्या है? 1 मोल पानी का द्रव्यमान 18 ग्राम है। कितना है? 18 ग्राम है। वह कौन सा पहला देश है जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था? वह देश है श्रीलंका। किसने प्रचार किया था? अशोक के
पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा, ये दोनों ने प्रचार श्रीलंका में जाकर किया था। नेक्स्ट आओ, एक सीधी सड़क पर चलती कार किस गति का एक उदाहरण है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है, मतलब सीधा जा रही है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मुड़ाव आएगा तब जाके उसमें गति में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट आओ, नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। सही आंसर इसका यही है, बी नंबर है कि भारत की आदिवासी विरासत, कला और शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। ये कब हुआ था? 16 से 25 फरवरी 2025 तक। खत्म हो गया। नेक्स्ट आओ, ये अंग्रेजी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंट्रोगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। माने इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है आपको। इसका आंसर जो हो जाएगा, हु विल नॉट हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस। इसका आंसर हो जाएगा, एवरीबडी विल हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस। 1 सेकेंड। आओ देखो फिर, ये भी 75 नंबर अंग्रेजी है, इंग्लिश से है। इसका आंसर जो हो जाएगा हैज नॉट डॉन हो जाएगा, हैजंट डॉन। नेक्स्ट आओ देखते हैं, इनमें से निराला की कौन कौन सी कविता है? बहुत दिनों के बाद, झानकार, तोड़ती पत्थर। बहुत बढ़िया, तोड़ती पत्थर है निराला की। छायावाद कवि थे निराला साहब। कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया? उस अमीर का नाम क्या है? तो उस अमीर का नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। देश तो एकदम छोटा है, नाम देखिए आदमी कितना बड़ा है। देश एकदम छोटा है, कतर। इसका राजधानी क्या है? दोहा। बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर इसका पूरा आबादी नहीं होगा, लेकिन ये सबसे संपन्न देशों में इसका स्थान आता है, दोहा। यहीं के राजा का नाम है ये, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट आपको चेंज करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, शी सेड टू हर ब्रदर आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। ये नरेशन है। वह शब्द चुने जिसमें उपसर्ग री न हो। री न हो, रिप्ले में है, रीगेन है, रिसाइकिल है, लेकिन रिड्यूस नहीं है, रिड्यूस नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, ये हो जाएगा भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है, क्लियर। 356 में क्या है? राजकीय आपात है। और 360 में क्या है? ये उसमें वित्तीय आपात है। ये 352 3 बार लगा। कब कब? 1961, 1971, 1975। ये तो स्टेट वाइज है, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन लागू।
सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू, सबसे अधिक बार यूपी में लगा है 10 बार, बिहार में भी लगा है 8 बार। द्वितीय आपका आपात का प्रयोग अभी तक एक बार नहीं किया गया। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल प्रावधान है, ये हो गया 18, भाग 12 ये है, भाग ये 16 है, भाग 20 है। नेक्स्ट आओ, यदि चीनी की दर 25% बढ़ जाती है तो परिवार को अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि ब्याज समान है? ये तो बन जाना चाहिए। 25% बढ़ा दी जाती है, 25/125 गुणे 100। क्या बात है, मैथ तो बन गया। 20%, 20%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? घोड़ा, गला, चीता, अवस्था। गला खराब है, घोड़ा चल रहा है, चीता भाग रहा है, लेकिन अवस्था जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत एक क्या संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, या संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय गणतंत्र है? तो संघीय गणतंत्र नहीं है, संप्रभु पूंजीवादी नहीं है। तो आंसर जो बच गया यही बच गया, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसको जोड़ा कब गया था? इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस द करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसको पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। डायरेक्ट आंसर है जानो इसका, द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री हैज बीन फाइनलाइज्ड बाय अस। वी हैव फाइनलाइज्ड द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री। उसी को पैसिव बनाया है एक्टिव से। तत्या टोपे की समाधि किस शहर में स्थित है? तत्या टोपे के समाधि स्थल शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ है? ग्वालियर में। तत्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था? वास्तविक नाम रामतनु पांडे। और नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट आओ देखते हैं अगला क्या है। कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये बात है कब? 1929 की। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। कहाँ हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन? लाहौर में। वल्लभ भाई पटेल ने कब अध्यक्षता किया? 1931 वाला, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई, प्रस्ताव रखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता की? 1937, 1938, 1939। तीनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। त्रिपुरी 37 वाला हो जाए, 38 वाला हो जाए, फैजपुर, यानी कि तीनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। हालांकि त्रिपुरी का अधिवेशन बाद में विवाद में रहा, इस्तीफा देना पड़ा इन्हें। लास्ट में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए। CR दास के बारे में कहा जाता है कि CR दास स्वराज पार्टी के गठन मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किए थे। ये 1922 में गया में जो बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट आओ,
फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जोगी घोपा एक नाम है। और नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का सतह पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का सतह पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इस वेग से यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से फेंका जाए तो वह वस्तु कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी, यह सीधा अंतरिक्ष में, डायरेक्ट अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। इसका आंसर जो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर, अब देखो डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। नेक्स्ट आओ देखते हैं, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय है काठमांडू। सार्क का स्थापना कब किया गया? 1985 में किया गया सार्क का स्थापना। कहाँ किया गया सार्क का स्थापना? ढाका में। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? उन्नत कृषि विकसित भारत, यही इसका विषय है। पूसा कृषि विज्ञान मेला, उन्नत कृषि विकसित भारत। नेक्स्ट देखते हैं आओ, फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? तो कारण यह था कि बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित का उल्लंघन हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं, किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप में पेरियार कहा जाता है? पेरियार यानी कि केरल से संबंधित है, ये साउथ से संबंधित है। ये होगा ईवी रामास्वामी नाइकर, इन्हीं को पेरियार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुकेंद्रित जीव का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सुकेंद्रित जीव का उदाहरण नहीं है? इसमें हो जाएगा आंसर में बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। जब नमक को पानी में डाला जाता है तो इसका क्या बढ़ जाता है? हिमांक तो हमेशा घटेगा, क्वथनांक कबो कम नहीं होगा, क्वथनांक प्रभावित नहीं होता है, होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। द्वितीय 1956 से 1961 तक। तृतीय 1961 से लेकर 1966 तक। ये वाला सबसे अधिक प्रभावित रहा। इसमें लक्ष्य रखा गया था 3.7% का, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 2.1 प्राप्त हुआ था, इसलिए असफल रहा। सबसे
विकसित कौन पंचवर्षीय योजना रहा? विकास जब सबसे अधिक इसमें प्राप्त किया गया तो आता है 8वीं। स्थापना कब किया गया पंचवर्षीय योजना को? 15 मार्च 1950। इन्हें हटाकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग लाया गया। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसी के द्वारा अनुच्छेद 21 के क को ऐड किया गया। क्लियर? ये रहा है आपका आज का सेशन बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस के लिए, और इसको अपने साथियों में ग्रुप में मैसेज करो, भेजो, ताकि जो बच्चे फी अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है वो इस माध्यम से तैयारी कर ले। मेरा वादा है कि आपको कम से कम 50 सेट से करा देंगे हम। अब 50 सेट से अगर कमेंट कीजिएगा ना तो 50 सेट से कम ये तो हो गया आपका, समझ आओ कि 5000। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, वो लगभग 4 ऑप्शन का डिस्कशन हम कराइए रहे हैं, तो गुणे 4 कीजिएगा ना तो 5 का ये हो जाएगा 20,000। बहुत होता है, इसी में पीटी हो जाएगा आपका। फिजिकल तैयारी करना, फिजिकल पर बढ़िया से मेहनत करना। ठीक है, धन्यवाद, लेते हूँ विदा, फिर कल मिलेंगे आपको इसी समय। थैंक यू।